हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेम यूनिट से है, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, 11th यूनिट फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड। और इस यूनिट के अंदर एक सब टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आइए चलिए डिटेल में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देखते हैं। यस, सो इन द बायोस्फीयर there are so many type of microorganisms are found. This microorganism may be the beneficial to the human. This microorganism may be the harmful to the human being. This microorganism may be beneficial to the farmer's life, may be beneficial to the other organisms life, but they are present in the biosphere. बायोस्फीयर में मतलब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतने सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं क्लियरली। इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेकारक भी हो सकते हैं। ये फार्मर की लाइफ में प्लांट प्रोडक्शन करने में, इंक्रीज करने में भी काफी फायदेकारक हो सकते हैं। तो आइए चलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में देखते हैं। Microbiology. What is microbiology, guys? Microbiology is the branch of a medical science, or you can say branch of a biology, which deals with the study of microorganism. Microbiology deals with the study of microorganism. Now, what is meant by microorganism? The living organism which we can't see by our naked eyes, they are called as a microorganism. छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, इनको हम कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। फिर ये माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं? दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म में बी द बैक्टीरिया, दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म में बी द फंजाई, दे में बी द वायरसेस, दे में बी द वायरोइड्स, दे में बी द प्रायोन्स, they may be the you can say parasite, etc. yes, तो ये सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम इनके बारे में इंडिविजुअल इनकी अगर स्टडी देखें तो इनकी स्टडी भी होती है। जस्ट लाइक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। यस, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड virology, study of viroids, study of parasite is called parasitology. अब वायरोइड्स और प्रायोड ये नए नए ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी अभी तक मतलब उनकी इंडिविजुअल स्टडी को क्या कहते हैं वो इतना मार्केट में ब्रांचेस नहीं आई हुई है। तो ये बेसिक्स है कुछ, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इस वाले चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया को ज्यादा वैल्यू देंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज फुल्ली रिलेटेड टू microbiology or bacteriology. I would like to tell you there are two varieties of a bacteria. One is pathogenic bacteria and second one is normal flora. So what is meant by pathogenic bacteria? What is meant by normal flora? Pathogens or pathogenic organisms are those organisms which are causing infection to our body. पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कोज करते हैं, जो हमारी बॉडी में डिसीजेस कोज करते हैं, हम उनको कहते हैं पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल लाइक अ टाइफॉइड इज कोज्ड ड्यू टू द साल्मोनेला टाइफी, यस, कोलेरा इज कोज्ड ड्यू टू द विब्रियो कोलेरी, सिफिलिस इज कोज्ड ड्यू टू द ट्रिपोनेमा पैलिडम, gonorrhea is caused due to the Neisseria gonorrhoeae, yes, meningitis is caused due to Neisseria meningococci, tetanus is caused due to the Clostridium tetani। तो ये बैक्टीरिया है और ये उनसे होने वाली डिसीज है। जैसे टीबी सुना होगा आपने, सो टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली से होती है और टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। तो जो बैक्टीरिया डिसीजेस कोज करते हैं हम उनको कहते हैं पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। और नॉर्मल फ्लोरा का मतलब क्या होता है? Bacteria which may be present inside the body or may be present on the skin surface, but they never cause any kind of a diseases or infection. Such microorganisms are called as a normal flora. जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर हो या तो स्किन के ऊपर हो, कपड़ों के ऊपर हो, लेकिन इनसे हमें कभी भी इन्फेक्शन या तो डिसीज नहीं होता है, ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। होप सो आप लोगों को क्लियरली हो गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए।
जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या तो डिसीजेस कॉज करते हैं हम इनको कहते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं या तो बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन इनसे हमें कभी भी इन्फेक्शन और डिसीजेस नहीं होती है, तब हम उनको कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। यस, नाउ दिस बैक्टीरिया बेसिकली कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट्स कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जैसे मैं पता है कि बायोलॉजी में काफी सारे ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। जैसे ब्रांचेस होते हैं बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट, जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल, माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेम वे बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is a combination of a biology plus chemistry, but which part of chemistry? Organic chemistry. And then there is a बायोटेक्नोलॉजी। तो इस वाला ये जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर स्पेशली किससे रिलेटेड है? वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। I would like to tell you there are so many branches of microbiology. माइक्रोबायोलॉजी के खुद के काफी सारे ब्रांच है। Microbiology is a own self branch of a biology, but microbiology own self have so many branches. I will not discuss you can say every type of a microbiology, but I'll tell you three main branch which are related to this chapter, which are concerned to this chapter. So these are, first one, medical microbiology. First one, medical microbiology. Second one, industrial microbiology. Yes, industrial microbiology. And third one, food microbiology. अब इनका मतलब क्या होता है देखिए। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। I mean to say it's a branch of microbiology because medical microbiology is a sub branch. No? Medical microbiology is the branch of biology which deals with the study of infections, diseases, microorganism which causes diseases, signs, symptom, everything. मतलब बीमारियों से रिलेटेड जो भी ब्रांचेस हैं वो सब मेडिकल माइक्रोबायोलजी में। हाँ, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, किडनी रिलेटेड डिसीज, लिवर रिलेटेड डिसीज, दैट आर डिफरेंट. But the diseases which are caused due to either viruses, bacteria, prion, viroids, parasite, all this will come under medical microbiology. मतलब जो भी बीमारियां बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायन या तो पैरासाइट से होती है, उन सभी को हम कौन सी ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। Industrial microbiology basically deals with the study of all those microorganisms which are responsible for production of some industrial important product. Industrial microbiology वो वाली ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की जिसमें हम उन सभी बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं जो इंडस्ट्रियली कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, यीस्ट प्रोड्यूसेस अल्कोहलिक प्रोडक्ट, लैक्टोबैसिला प्रोड्यूसेस अ कर्ड, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी प्रोड्यूसेस अ चीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जितने भी हैं जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, उनको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करते हैं। हाँ, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आर नियर बाय सेम, बट देयर आर सम डिफरेंस. Food microbiology deals with the study of only those microorganisms which are responsible for preparation of a food product like a curd, lactobacillus cheese, Propionibacterium shermani and pickles, etc. etc. खमन, ढोकला, जलेबी, they are also the part of food microbiology. I'll tell you, हम घर पे खमन, ढोकला बनाते हैं, इडली बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें, क्या ये नॉर्मल चीजें? नहीं, इनके अंदर भी माइक्रोबायोलॉजी छुपी हुई है। वो कैसे छुपी हुई है मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। आई होप सो आप लोगों ने यहाँ तक का इंट्रोडक्शन क्लियरली समझ गया होगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर लेसन कॉल्ड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एक टाइटल समझ लीजिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब होता है हमारा कल्याण, हमारा फायदा। तो हमारा फायदा किससे होगा? माइक्रोब से होगा। अब मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूँ, ये देखें। Now suppose this is a glass of water. ये एक पानी का ग्लास है। अगर मैं आपको कहूँ इस पानी को पियो तो आप पियोगे, यस। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ इस पानी के अंदर बैक्टीरिया है तो आप मुझे बताओ पियोगे? ऑब्वियसली आप 100 में से 99 लोग तो ऐसे होंगे, मे बी 100 होंगे जो नहीं बोल देंगे, नहीं सर हम ये नहीं पानी पिएंगे क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया, आप ही कह रहे हो। लेकिन बैक्टीरिया
अराउंड 94 to 96% बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस में भी अच्छे होते हैं, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन 4 से 5% बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, मतलब डिसीज कोज करते हैं। तो इस वाले ग्लास ऑफ वाटर में पॉसिबिलिटी ये है कि 94 to 96% बैक्टीरिया अच्छे हो सकते हैं और 4 to 5% पॉसिबिलिटी है जो बुरे हो सकते हैं, मतलब जो डिसीज कोज करेंगे ऐसे हो सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन अबाउट द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, so guys, now we are going to discuss about the first topic of our lesson, that is microbes in household production. Now which are the microorganisms which are responsible for common household production? लेकिन पहले प्रोडक्ट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। जस्ट लाइक कॉमन हाउसहोल्ड प्रोडक्शन, common household product which are produced by use of microorganisms such as a khaman. Yes, Gujarati dish khaman. Then you can say dhokla, that's also a Gujarati dish. Then South Indian dish we called idli and jalebi, जो पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में तो काफ़ी फेमस है जलेबी। सो खमन, ढोकला, जलेबी, इडली, आपको शायद ये इन चीज़ों को नाम सुनते हुए मुंह में पानी आता होगा। यस, मुझे भी फील हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, ये जो चारों मैंने जिनके नाम लिए ये सभी के सभी बैक्टीरिया के थ्रू बनते हैं। लेकिन आजकल जो टेक्निक है, आजकल टेक्निक काफ़ी ईस्टर्न हो गई, मतलब फास्ट। मान लो आपने खमन का पैकेट मार्केट में से लिया, उस पैकेट में एक बैटर आता है, मतलब एक आटा आता है, उस मतलब बैटर को डायरेक्टली उसमें थोड़ा मतलब पाउडर में डायरेक्टली पानी मिला, वो गूंद दो, बैटर हो जाएगा। और मतलब ऐसा बनाओ और उसके बाद उसे एक यूटेंसिल में डाल दो, नीचे से स्टीम दो, 15 मिनट में आपका खमन रेडी, ढोकला रेडी। लेकिन ये वाली टेक्निक गुजराती टेक्निक नहीं, गुजराती टेक्निक जो थी वो फर्मेंटेशन टेक्निक थी। वो टेक्निक कैसी होती है, जनरली चावल को और एक दाल को रात को भिगो के रखते हैं और नेक्स्ट डे को उसे ग्राइंडिंग में पीसते हैं और जो आटा बनता है उसके अंदर दही डाल देते हैं और दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट डे को उसे खमन बनाने की प्रोसेस में यूज में लाते हैं, मतलब 24 आवर बिफोर प्रिपरेशन होती है, क्योंकि इसमें जब दही डालते हैं तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उस खमन के अंदर खट्टापन, सोर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम मार्केट में से लाते हैं वो तो 15 मिनट में, 10 मिनट में बन जाता है, तो उसमें कोई माइक्रोबायोलॉजी का लॉजिक नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल प्रोसेस है उसमें माइक्रोबायोलॉजी का लॉजिक है। इडली का आटा भी ऐसे ही बनता है, खमन का भी, ढोकले का भी और जलेबी का भी, ये सभी में माइक्रोबायोलॉजी है। इवन दो कर्ड हम बनाते हैं, दही और चीज हम बनाते हैं, वो सभी के सभी में ऐसी प्रोसेस होते हैं। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी माइक्रोब्स इन कॉमन हाउसहोल्ड प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले चीज, एक स्टडी सीखनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, अगर हमें फर्मेंटेशन समझ में आ जाता है तो बाकी की चीजें हमें इजीली समझ में आ जाएगी। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? इट इज अ biochemical process in which substrate का मतलब होता है सबस्ट्रेट और रॉ मटेरियल। सबस्ट्रेट को हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट और रॉ मटेरियल get converted into product with the help of microbial enzymes. This is called fermentation. ये देखिए fermentation क्या है? Fermentation, it is a fermentation, it is a biochemical process. ये एक ऐसी biochemical process है in which substrate or raw material get converted into product with the help of microbial enzyme. मतलब fermentation ये एक ऐसी biochemical process है जिसमें सबस्ट्रेट मतलब रॉ मटेरियल का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो जाता है। और कौन करता है ये है माइक्रोबियल एंजाइम करते हैं। सो फर्मेंटेशन इज नथिंग बट द बायोकेमिकल प्रोसेस इन व्हिच सबस्ट्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोबियल एंजाइम। आई विल गिव यू वन कॉमन एग्जांपल orally, then I will write up and then I will tell you in detail. For example, when a milkman comes to our house, he gives a milk to us
and we used to boil that milk. Why we used to boil that milk? Just because whatever the bacteria are present in the milk, it has to be totally destroyed, and the technique is called pasteurization, which was given by the Louis Pasteur. He says that if you boil the milk at 71 degree Celsius or 68 degree Celsius for the 15 minutes, then all the bacteria present in milk will be fully destroyed. जब दूध वाले भैया हमारे घर पे आते हैं, तो जब वो दूध देते हैं, मिल्क देते हैं, फिर हम उस मिल्क को गर्म करते हैं. हम गर्म क्यों करते हैं? क्योंकि उस मिल्क के अंदर पहले से जो बैक्टीरिया मौजूद होंगे, पहले से बैक्टीरिया जो अवेलेबल होंगे, वो बैक्टीरिया सब मर जाएंगे. और इस टेक्निक को हम कहते हैं पास्चुराइजेशन. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्टर ने दिया हुआ था, तभी उसे टेक्निक को नाम दिया हुआ पास्चुराइजेशन. लुइस पास्टर ने ये कहा था, अगर आप मिल्क को 68 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 15 मिनट बॉईल करते हो, तो ऑटोमेटिकली सभी बैक्टीरिया मिल्क के अंदर मर जाएंगे. तो अगर हमें दही बनानी है, कर्ड बनानी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मिल्क को बॉईल कर लेंगे. बॉईल करने का मतलब पर्पस ये होगा कि पहले जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे. उसके बाद जब दूध गर्म में से ठंडा हो जाएगा, फिर हम उसे एक ग्लास में लेंगे और उस ग्लास में हम ऑलरेडी दही का 1 चम्मच डाल देंगे. तो वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दही, अगर हम ओरिजिनल दही उस ग्लास में डाल रहे हैं, तो उस दही में कौन से बैक्टीरिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क में जाएंगे और मिल्क में जो शुगर होगी, लैक्टोज, उसे खाएंगे और उसके खाने के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगे? एसिड, लैक्टिक एसिड. और इसके लिए हम उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. और मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में हो जाएगा, दूध का कन्वर्जन दही में हो जाएगा. ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ. सी फॉर एग्जाम्पल milk. What is milk? Milk is raw material, and then milk get converted into what? Milk get converted into curd. So what is curd? Curd is nothing but the product. अब मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में कौन करता है? मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में करता है लैब. लैब स्टैंड फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. अब आप ये देखिए, ये बैक्टीरिया का नाम ऐसा क्यों है? ये क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. मतलब मिल्क के अंदर जो शुगर होता है, उस शुगर को हम कहते हैं लैक्टोज शुगर. कौन सी शुगर होती है मिल्क में? लैक्टोज शुगर. और ये लैक्टोज शुगर कौन खाते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. मतलब लैक्टोज खा के एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया. लैक्टोज खा के एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया, तभी हम इनको कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. अब आप ये देखो, when we put 1 tablespoon of a curd into the glass of a milk, so at the morning, next day morning, we see that complete glass of a milk turn into the curd. How? The reason is that milk have a sugar called lactose sugar. This lactose sugar is eaten by the lactic acid bacteria. They eat the lactose sugar, and in response they produce their waste product as acid, and that's why they convert milk as a raw material into the product as a curd. What is the taste of a milk? Sweet. And what is the taste of a curd? Sour. You know why? Just because milk is a sweet, because milk have a lactose sugar. But curd is a sour in taste just because curd have a lactic acid. And who convert this sugar into the lactic acid? Lactic acid bacteria. Now you recall the definition of fermentation. फिर से fermentation देखिए एक बार. It is a biochemical process in which substrate और raw material. अब यहाँ पे substrate कौन है? यहाँ पे substrate है हमारा milk. Substrate और raw material get converted into product. हमारा product कौन सा है? Curd with the help of microbial enzyme. Means microbial enzyme is enzyme produced by microbes. यहाँ पे कौन है हमारे microbes? यहाँ पे microbes है lactic acid bacteria. तो ये देखिए, ये वाला definition है, ये उसका example है. ठीक है? फिर से एक बात देखिए, milk is a raw material which have sugar as a lactose. This lactose sugar is eaten by the lactic acid bacteria, and in response they produce lactic acid. So they convert sweet sugar milk into the sour curd. अब इसमें बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, जिस बाय प्रोडक्ट को हम कहते हैं वे. मतलब जैसे बटर मिल्क को हम कहते हैं, मराठी में उसे हम कहते हैं बेसिकली ताक, और गुजराती में उसे कहते हैं छाछ. इंग्लिश में हम उसे कहते हैं बटर मिल्क. ठीक है?
दही को पोर्चुगल कंट्रीज में उसे योगर्ट भी कहा जाता है. योगर्ट इज you can say curd, that is the same thing. One more product I would like to tell you. First let me see how much you can see in camera. So yes, we have ample space to be right. Second product I will show you cheese production, but for the cheese production again raw material is a milk only. So here we goes milk as a raw material, and product will be cheese. Yes, product will be cheese. And who is going to produce this product? This product is going to be produced by the bacteria called Propionibacterium shermani. What is the name of bacteria? This bacteria is a Propionibacterium shermani. So ये देखिए, milk is raw material. Like here also milk is raw material. But here product is a curd. But their product is a cheese. And if milk converted into curd, milk have a lactose sugar. So lactose sugar eating bacteria are there called lactic acid bacteria. But here milk is not eaten by Propionibacterium shermani. Sorry, milk sugar is not eaten by Propionibacterium shermani, but Propionibacterium shermani eat the protein. Like lactic acid bacteria eat the sugar, no? Which sugar? Lactose. Therefore, their name is lactic acid bacteria. But here Propionibacterium shermani are not eating lactose sugar. They are eating one protein, and the name of protein present in the milk is called casein. Remember, when first time NEET exam was started, first time NEET exam held in India, that is in 2013. So in 2013 question was arise that milk contain protein, what is that called? So maximum student has attempted answer as a lactose. It was not given sugar, it was given only lactose. So they attempted answer and it was wrong. Because lactose is a sugar present in milk, but casein is a protein present in milk. ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये बैक्टीरिया लैक्टोज खाते हैं तब उनका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया प्रोटीन खाते हैं तब इनको हम कहते हैं प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, और प्रोडक्ट क्या आता है इसका? चीज। इसमें से भी बाय प्रोडक्ट निकलता है वे। मैं आपको बेसिकली बता दूं, ये अगर हमें घर पे करना है, पनीर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, बट बेसिकली टेक्निक यही होती है। इसके लिए मैं आपको ओरली बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांटेड टू गेट हाफ kg और 400 ग्राम ऑफ paneer, or you can say cheese, so you have to take around 1 liter of a full fat milk. Generally if you take a milk of a buffalo, then it will be more better, because buffalo's milk are more in fat. So just take a 1 liter of milk and just squeeze one half, or you can say one complete lemon in that. So lemon drop will coagulate the milk protein. Milk liquid will be separated, milk protein will be separated, but it will be remain in that area only. So just take one muslin cloth, ठीक है? आप मसलिन क्लॉथ या तो कोई रुमाल ले लो, या तो कोई बड़ी कोई भी ऐसा कपड़ा ले लो, सूती का कपड़ा, फिर उसमें से ये पूरा का पूरा जो मिल्क है वो से ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करने के बाद जो मिल्क का जो लिक्विड है वो निकल जाएगा, मतलब जिसे हम कहेंगे बटर मिल्क, और जो टुकड़े टुकड़े पार्ट्स रहेंगे वो ऊपर रह जाएंगे। फिर आप उसकी एकदम टाइट एक पोटली जैसे बना दो, और उसके ऊपर 20-25 किलो कुछ वजन रहता है, एकदम बड़ा सा वजन, बड़ा सा डब्बा कोई गेहूं का वगैरह चावल का, उसके ऊपर रख दो। आधा घंटा रखने के बाद जब आप उस पोटली को ओपन करोगे, यू विल गेट प्योर चीज मेड एट योर ओन होम बाय योर ओन सेल्फ। इट्स नॉट मेड ऑफ कंपनी। इससे फर्क क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, खाने में अच्छा लगेगा, दिखने में नहीं लगेगा। बिकॉज हम पनीर को कैसे इमेजिन करते हैं कि कंपनी का होगा, एकदम अच्छा सा चौक में पीसेस में होंगे, लेकिन हम घर पे बनाते हैं तो पीसेस में नहीं बनता है। हाँ, पीसेस में भी बना सकते हैं अगर हमने ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लिया हो, ऐसा कोई यूटेंसिल लिया हुआ है, ठीक है? सो दिस इज अबाउट माइक्रोब्स इन यू कैन से हाउस होल्ड प्रोडक्शन। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन में भी दो प्रकार आते हैं, मतलब दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट ए पार्ट इज microbes in food preparation, माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन, और दूसरा पार्ट आता है माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो अगर आपको ये पूरा क्लियरली समझ गया होगा तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड की तरफ। सो दिस वाज द ए पॉइंट ऑफ दिस
Now second one is B point, microbes as source of food. Now how microbes as a source of food? This chapter is not only related to microbiology, it's related to microbiology but not only related to microbiology. Some other organisms are also we are going to be discussed. Like first one I'm going to tell you about mushroom. Yes, everyone heard about the mushroom, one kind of a fungi. So first one is mushroom. Have you ate mushroom in your life? Mushrooms are the good delicious food just because they contain lots of vitamin, mineral and you can say heavy metals, and it contains maximum amount of proteins. Those people are taking a non-veg food material just to gain protein. Instead of non-veg food material, they must eat the mushroom because mushroom have very less amount of fat, less amount of carbs, means carbohydrate, and good amount of protein. See, basically mushroom look like this. Yes. So this is the basic structure. A mushroom have a three part. This is called style. This one is called gills, and this one is called upper portion is called pilus. The complete body of mushroom is called mycelium. The complete body of mushroom is called mycelium, and it has a three part stalk-like structure style. Inner portion like gills and upper portion like pillar. अगर हम अम्ब्रेला को अम्ब्रेला को अगर कंसिडर करें तो अम्ब्रेला का जो हैंडल होगा उसे हम कहेंगे स्टाइल. उसके अंदर जो तार लगी होंगी, रोड्स होते हैं, उनको हम कहेंगे गिल्स, और ऊपर के पोर्शन को हम कहेंगे पिलर्स. तो ये तीन पार्ट होते हैं मशरूम में. सी, मशरूम कंटेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ carbohydrates and less amount of a fat, you can call oils, or instead of oil we must say lipid. So if mushroom contain very less amount of carbohydrates, so it is good for diabetic people, and if it is contain very less amount of lipid, then it is good for heart related people. तो जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और जिनको डायबिटीज है उनको मशरूम तो काफी ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि मशरूम में कार्बोहाइड्रेट न के बराबर होता है, नहीं, निग्लिजिबल अमाउंट. मशरूम में फैट और लिपिड भी निग्लिजिबल अमाउंट होता है. लेकिन मशरूम में सबसे ज्यादा क्या होता है? मशरूम हैव more quantity of proteins. It has more quantity of vitamin. It has more quantity of minerals. So protein is required by everyone. Vitamin and minerals are also required by everyone. एक ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट काफी कम है तो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट के लिए काफी अच्छा है वो. और हर इंसान, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की मतलब खोज में रहता है कि ये हर फूड में मिलना चाहिए. आजकल ऐसा कोई भी मतलब जनरल फूड नहीं है जिसमें आपकी पूरी की पूरी डाइट मिल जाएगी. आप जब खाना खाने बैठते हो तो आप जनरली राइस खाते हो, चपाती खाते हो, सब्जी खाते हो, सलाद खाते हो. इन सभी में हमें बेसिकली सब चीजें मिल जाती है. लेकिन अगर आपने सलाद को सेपरेट कर दिया तो पूरी कंप्लीट न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा. सो सलाद ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर यू कैन से डेली रूटीन लाइफ. मशरूम कंटेन लोट्स ऑफ न्यूट्रिएंट, गुड न्यूट्रिएंट. उसके बाद आता है SCP, स्टैंड फॉर सिंगल सेल प्रोटीन. सिंगल सेल प्रोटीन ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में देखा हुआ है. सिंगल सेल प्रोटीन मींस प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिसेल्युलर माइक्रोऑर्गेनिज्म. इट इज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन. फॉर एग्जांपल, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोरेला algae, protein produced by spirulina called blue green algae or cyanobacteria, protein produced by Methylophilus methylotropous bacteria. These proteins are very important for the people those who are suffering from protein deficiency disorder like kwashiorkor, marasmus. और उसके बाद मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, रेड से इंडिकेट करता हूँ ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे. Toadstool. What is toadstool? Toadstool is a
poisonous variety of mushroom। टोडस्टूल व्हाइट कलर में ही होता है, मतलब नॉर्मल ईटेबल मशरूम के जैसे ही होता है, लेकिन ये सबसे मतलब पॉइजनस होते हैं। एक बार अगर किसी ने खा लिया तो शायद किंग कोबरा से कोई बच जाए, लेकिन टोडस्टूल से नहीं बचेगा। किंग कोबरा से काटने से कोई बच जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए और बच जाए, लेकिन टोडस्टूल से नहीं बचेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक होता है, डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर अटैक करते हैं। सो दिस टॉपिक इज अबाउट माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन।